हेलो गाइस, हेलो हेलो। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? हम्म। अब दे रहा हूँ सुनाई। हम्म। वॉइस नहीं आ रहा है सर। ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। आन लग गई। आवाज आ रही है मेरी? दसो। टेल में। टेल में, टेल में, टेल में। चलो। तो बच्चों, अपन ने अभी तक केमिस्ट्री जो पढ़ी है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर? केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, है ना? हाँ, पूरी दुनिया इसी के पीछे पागल है, हम भी इसी के पीछे पागल है। ठीक है। केमिस्ट्री है हमारा सनम, इसी के लिए हमारे हैं करम। तो मैंने कहा जी रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं जी प्रोडक्ट पे। तो सर ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक्चुअली होता क्या है सर? ए बी प्लस सी डी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा के बी डी या सॉरी ए डी या फिर सी बी प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उससे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन ही पूरी केमिस्ट्री है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। बट अब क्योंकि हमें पढ़ना है न्यूक्लियर का केमिस्ट्री, तो सर केमिस्ट्री है तो केमिकल लोचा है, तो सर यहां भी रिएक्शंस तो होंगी। केमिकल भाई, केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, तो सर केमिस्ट्री वर्ड है, दैट मींस यहां भी केमिकल रिएक्शन होने वाली है। बट वो केमिकल रिएक्शन किस आधार पे होंगी, किसके रिलेटेड होंगी? दैट इज व्हाट न्यूक्लियर मींस, न्यूक्लियस के रिलेटेड होंगी। डन। दैट मींस द केमिस्ट्री that deals with nucleus and its reaction is called न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डन। पहला। अब यहीं से दूसरी बात, सर लेट सपोज अगर मुझे न्यूक्लियस के बारे में ही जानना है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो भैया यहां पे मैं न्यूक्लियस के बारे में जानूंगा। तो सर ये न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जानना है? तो लेट सपोज वी हैव एन एटम, है ना? न्यूक्लियस तो ये होता ना कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरा का पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, क्योंकि यही न्यूक्लियस में होते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, दैट इज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अगेन, अब किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसका आइडिया कैसे लगे? ऑब्वियसली बच्चों ध्यान रखना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सर न्यूक्लियस की केमिस्ट्री है। न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, जिसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियॉन्स। तो क्योंकि न्यूक्लियस की ही केमिस्ट्री है, तो अब कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं उसमें, ये जानना अनिवार्य है, ये जानना जरूरी है। तो अब ये कैसे जानेंगे? बड़ा सिंपल है। लेट सपोज अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन 816, नाइट्रोजन 714, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO2 612, 816, 816। ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा,
किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सर? अगर कोई एक्स एटम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जेड और ए से, वेयर जेड इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। हेलो, जेड क्या होता है उसका? इसको मैं साइड में लिख दूं इधर, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसमें जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जेड होता है। ए क्या होता है? जिसको अपन कहते हैं मास नंबर। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगेन मैंने अभी बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उसको अपन ए बोलेंगे, तो ए अल्टीमेटली क्या हो गया? न्यूक्लियस, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने दिया, ये जेड हो गया, इसका ये ए हो गया। तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या आप सब बता सकते हो? हालांकि अपन को प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मतलब है, इलेक्ट्रॉन भी मैं आपको निकलवाना सिखा दे रहा हूं। बताओ जी, एनीवन, न्यूक्लियस कितने हैं? क्या कोई बता सकता है? हाँ सर, सारे बता देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रोटॉन तो ये 8 आएगा, इलेक्ट्रॉन तो सर ये 8 आएगा, न्यूट्रॉन तो सर ये इन दोनों को घटा दो। अबे देखना भाई, ये पता है 16 है। ये दोनों का सम कितना है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 16। तो प्रोटॉन पता है, इन दोनों को घटा दूंगा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। इन दोनों को प्रोटॉन में से अगर मैं, ये टोटल कितना है? ए कितना है? प्रोटॉन, इसको लेकर ले टोटल 16 है, प्रोटॉन को घटा दे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूक्लियस टोटल कितने हैं सर? जो भी ए है, जो भी ए है वही इसका न्यूक्लियस है, दैट शुड बी 16। ऐसे ही इसका प्रोटॉन निकालो, बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें न्यूट्रॉन निकालो, इसमें न्यूक्लियस निकालो। निकाल सकते हो आप? ठीक है, निकाल लेना, खुद लिख लेना जी। मैं इसमें लिखता हूं, इसमें कितने होंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। जरा देखना जी। तो नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं? जेड, ऊपर वाले ए हैं। मतलब अगर मैं इसमें जेड की बात करूं, जेड कितने हैं? 6 + 8 + 8, 16 6 22। 22 इसमें प्रोटॉन हो गए, 22 इसमें न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन सॉरी। न्यूट्रॉन कितने हो गए? ऊपर कितना हो गया? 44, नीचे 22, दोनों को घटा दो 22 आएगा, 22। और ये कितने आ गए जी? ऊपर वाले ऐड कर दो, ए का वैल्यू दैट शुड बी 44। बात समझ? इसका भी लिख लो, इसका भी लिख लो। देखो 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, न्यूक्लियन 14 है। तो आई होप सो आप सभी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखना आ चुका है। सबको समझ आया? अंजू मिश्रा जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखना, इसीलिए टोटल जेड को ऐड कर दूंगा, 6 + 8 + 8। बोलो, ये क्या कर रहे हैं हम? सर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें न्यूक्लियस की केमिस्ट्री है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं उसका अपन ने कैलकुलेशन सीखा। हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है। मान ले मैंने बोला यूरेनियम 92 235, बताओ इसमें कितना होगा? बताओ जी कितना होगा इसमें? बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? या सिंपल पूछता हूं, बताओ इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? जल्दी बताओ। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बता सकते हो आप? सर ये जेड हो गया,
ये ए हो गया, तो सर ए जितने हैं उतने न्यूक्लियस हो गए, जितना जेड है उतने प्रोटॉन हो गए, जितना जेड है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों को घटा दो तो कितना आएगा 3, ये आ जाएगा जी 9 3 और 6 14 143। डन। तो आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि अपन को जो मेजर यूज होगा वो इसी का होगा, क्योंकि अपन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे देख ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सर ये तो एटम बन गया ना, या इलेक्ट्रॉन्स है, अपन तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं इसको भी ले आऊंगा तो ये तो पूरा एटम हो जाएगा। हमें एटम का नहीं, हमें न्यूक्लियस की रिएक्शंस देखनी है, हमें न्यूक्लियस के बारे में जानना है। डन, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब मैं इसी में अगली बात आपको समझाता हूं। अगली बात क्या है, तो ध्यान से सुनना सर, क्योंकि आपने बोला अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में अपन को चर्चा करनी है। क्या कोई है यहां पे जो मुझे ये बताएगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, या कोई सी भी रिएक्शन में, अगर मान लो कोई भी मैं सिंपल एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लेता हूं, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों जाता है ना? यहाँ पे अपन कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस रखते हैं ना, मोल्स वॉल्यूम कुछ कंडीशंस रखते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन क्यों करता है बताओ? अबे भाई, जो लैब में है वहां बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते जा रहे हैं? क्या नहीं, उनको मिलाना पड़ रहा है, उनको एक कंडीशन पे लेके आना पड़ रहा है, उनको एक स्पेसिफिकली टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम वाली कंडीशन पे लाना पड़ रहा है, तभी वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कोई सा भी रिएक्टेंट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आके रिएक्ट क्यों करता है? तो उसका कारण ये एक है कि सर मान लो अगर मैं एक रिएक्टेंट हूं और अगर मैं स्टेबल हूं, तो मैं क्यों भाई किसी में बदलूं? मैं अगर स्टेबल हूं तो मैं एज अ रिएक्टेंट स्टेबल हूं, तो मैं एज अ रिएक्टेंट पड़ा रहूंगा कटोरी में। बट अगर मेरे पे किसी ने ऐसा टेम्परेचर जलन फूक दी, मुझे टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, मेरे पे वॉल्यूम बदल दिए मेरे, तो मैं अब अनस्टेबल हो गया। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं किसी में बदल जाऊं, मैं प्रोडक्ट में चला जाऊं। दैट मीन्स द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्टेंट इज दैट कि हां वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देता है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आते ही, या उसमें कुछ डालते ही उसके रिएक्टिविटी में चेंज आ जाता है। दैट्स व्हाई द रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इन द सेम वे, क्योंकि मैंने यहां पे आपको स्टेबिलिटी वाला वर्ड हाईलाइट करके बताया, तो वही चीज इंपॉर्टेंट है कि सर हां, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में केमिकल की स्टेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, कि अगर हां सर ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं होगा, मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्शन होगा, लेस रिएक्टिव होगा, अगर लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्शन करेगा। सेम इसी सिनेरियो को अपन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो सर हां, रिलेट करेंगे तो कोई भी न्यूक्लियस जो है वो रिएक्शन कैसे कर सकता है? जरा सोचो। न्यूक्लियस मतलब, देखो अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने कहा जी यूरेनियम 92-235 है, तो इसमें बताओ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मतलब जिसमें न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो। कोई बता सकता है इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? एनीवन? लिखा हुआ है बगल में, और सर ना भी लिखा हो तो हमें पता है ए के बराबर होते हैं, दैट इज 235। तो इतने सारे मेरे पास न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर अगर इतने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियॉन्स बढ़ भी जाएं, मतलब ये नंबर चेंज हो जाए। रिएक्शन का मतलब ये नंबर चेंज हो जाए। अबे न्यूक्लियॉन्स की रिएक्शन का मतलब, अबे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना मतलब रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। ऐसे ही अगर मान ली ये रिएक्शन कर रहा है तो ये नंबर चेंज हो जाए। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में ही है, अगर न्यूक्लियस रिएक्शन करेगा तो उसमें चेंज आएगा, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो था वो बदल जाए। हां कि ना? हां कि ना? यस और नो? तो बदल जाए तो क्या होगा? बदल जाए तो क्या होगा सर? या तो ये बढ़ जाएगा, या तो ये बढ़ जाएगा नंबर, या ये नंबर घट जाएगा, है ना? यही होगा ना भाई, बदलने का मतलब या तो ये बढ़ जाए नंबर या ये नंबर घट जाए। तो जब ये घट जाएगा तो घटने की क्या सी पॉसिबिलिटी है? घटने का क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? इसमें घटने का क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोटॉन, देखो बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर ही न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस अगर इतना है, दिखा रहा मास नंबर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रिएक्शन कर रहा है, दैट मींस इसका अब 235 न्यूक्लियॉन्स नहीं रहने वाले, इसमें चेंज होगा।
चेंज कैसे हो सकता है सर? या तो ये घट जाए मतलब घटेगा कैसे? घटेगा कैसे कि सर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके, अबे भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग थोड़ी हो सकते हैं, एक ही में है वो। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर निकल के चला गया, दो का दो चले गए, तीन चले गए, मतलब टूट के, है ना। अगर ये टूटेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो पेयर्स हैं वो इतने हैं, दैट मींस अगर ये टूट जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि सर टूटने पे डिक्रीज कैसे होगा? दैट मींस प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे। कैसे? बाय ब्रेकिंग। और इसी को अपन थोड़ा फैंसी में बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। सबने सुना हुआ है नाम न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मान लो कि सर अगर मेरे पास कोई ए को मास नंबर भी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है ना, ये मास नंबर ही तो है। मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस इज द मास नंबर। तो अगर ये मास नंबर है, तो इसको अपन तोड़ रहे हैं, इसके मास नंबर को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब सर अगर ये घट रहा है दैट मीन्स टूट रहा है, अगर ये जुड़ जाए मतलब बढ़ जाए इससे। तो सर अगर ये इंक्रीज हो जाए मतलब ऐसो को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि मैं किस तरफ लेके जा रहा हूं आपको? जस्ट एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है सर? न्यूक्लियस की केमिस्ट्री। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, कौन से एटम में कितने होंगे, ये अपन ने अभी सीखा है। तो सर हाँ, न्यूक्लियस निकाल देंगे, न्यूक्लियस निकाल देंगे, न्यूट्रॉन निकाल देंगे, प्रोटॉन निकाल देंगे, ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा जी न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस की रिएक्शंस भी पढ़नी है। तो न्यूक्लियस की रिएक्शंस में न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा होगा। न्यूक्लियस में होता क्या है सर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो सर या तो ये न्यूक्लियस अगर रिएक्शन करेगा तो या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। घटेगा कैसे सर? ये टूट जाएगा। बढ़ेगा कैसे सर? ये जुड़ जाएगा। फ्यूज, जुड़ जाना, फ्यूज हो जाना आपस में। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जैसे हमने ये दोनों को क्लासिफाई किया। बट सवाल अगला ये है कि सर कभी भी फ्यूजन या फिजन कब होगा? जब ये अनस्टेबल होगा। अबे अगर स्टेबल हुआ तो टूटेगा क्यों? अगर स्टेबल हुआ तो जुड़ेगा क्यों? वही बात ना, रिएक्टेंट वाली बात। रिएक्टेंट वाली बात, अगर स्टेबल है तो क्यों जाएगा वो रिएक्शन करने? तो वही कि सर पहले ये स्टेबल होना चाहिए, अगर स्टेबल नहीं है तो टूटेगा ही। बट अगर स्टेबल नहीं है, या सॉरी स्टेबल है तो ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन में फ्यूजन कर देगा अगर ये अनस्टेबल है तो सवाल सबसे पहले ये है कि सर रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान कि ये स्टेबल है कि नहीं। ये जानना जरूरी है ना भाई? सारे बच्चे बताओ, ये जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो, तुम बात तो समझ आ रही होगी। इट इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। किताब खोलोगे तो चक्कर आ जाएंगे। ओ चुन्नू, बोलो। चल वहां गए, चल 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 मास्टर आगे चल। तो सबसे पहले सर हमें स्टेबिलिटी जानना है, तो सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी के बारे में जानना शुरू करता हूं। उससे भी पहले एक दो बातें जो मैंने अभी बोली भी, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैं लिखित में दूंगा तो चिंता मत करना, ठीक है जी। देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है या और इसको करूं? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू यू? टेल मी भाई, इज इट विजिबल? हाँ हाँ मास्टर जी विजिबल। देखिए जो भी बातें बोला हूं लिखा हुआ है यहाँ पे। न्यूक्लियर आर मेड अप ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, है ना, जो भी जेड है।
देखना x क्या है, Za, इसी को प्रोटॉन बोला जाता है, वही बात लिख रहा है वो, एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन बोला जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बोला जाता है A, Z और n। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको प्रोटॉन भी लिखा जा सकता है, इसको आप और करके लिख लो तो P + n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके जी, चलो ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन हु डिस्क्राइब्ड collectively called as nucleons। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप ऑफ अ पार्टिकल, ऑब्वियसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। क्या बोलती पब्लिक, सब कुछ सही लिखा हुआ है? जी मास्टर जी, सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में कुछ कुछ बेसिक टर्म है, जरा इसको समझ लेते हैं। इस पे भी सवाल बनते हैं जी, सवाल आ रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ऊपर लिखा हुआ है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या है, कुछ बेसिक्स नाम है, फिर स्टेबिलिटी की ओर बढ़ूंगा, ठीक है, फिर रिएक्शंस की ओर बढ़ूंगा। पैटर्न समझ आया? पहले बेसिक टर्म जान रहा हूं, फिर स्टेबिलिटी की ओर जाऊंगा, फिर रिएक्शन की ओर जाऊंगा, फिर खत्म। यस यस, चलो आओ। सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का क्या साइज है सर? न्यूक्लियर का साइज डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। तो ऐसा पाया गया ऑब्वियसली। देखो मुझे बताओ, ऑक्सीजन 6, 16, फ्लोरीन 9, 19, दोनों में से बताओ बड़ा कौन सा है, बताओ। तो ऐसा पाया गया कि सर जिसका भी मास नंबर, मैं अब ऊपर वाली टर्म से बात करूंगा क्योंकि न्यूक्लियस के रेडियाई की बात कर रहा हूं ना। देखो मैं इससे डील करूंगा, इससे बच्चों, इससे मैं मास नंबर से क्यों रिलेट कर रहा हूं। आप साइज का कैसे बोलते थे, आप साइज बोलते थे ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बट मैं इसके बेसिस पे बोलूंगा साइज, क्योंकि यही ए है। ए मतलब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर जिसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें तो 16, इसमें 19 से ज्यादा है भाई, ज्यादा फैला होगा। अबे भाई अगर ज्यादा है तो ज्यादा फैले होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब कि ज्यादा रेडियस होगा, इससे और ज्यादा होगा तो उससे और बड़ा होगा वो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इट मींस कि सर इस केस में जो मेरे पास रेडियाई है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, दैट इज R0 इज इक्वल्स टू, सॉरी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है, मास नंबर की पावर 1/3। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है ये, ठीक है। उसके बाद R0, प्रोपोर्शनलिटी हटा के R0 ए की पावर में 1/3। R0 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे, आइए बताता हूं मैं। इसका वैल्यू पहले तो 1.2 फर्मी होता है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। ये ध्यान रखना आपको। अगेन ये R0 इतना ही क्यों आया? क्योंकि हमने ये बोला कि लेट सपोज मैंने आपको हाइड्रोजन दिया, बताओ उसका रेडियस क्या आएगा, बताओ हाइड्रोजन के लिए रेडियस बताओ फटाक से, 1 सेकंड में आंसर करो, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन के लिए रेडियस क्या होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है क्या? यस, तो 1.2 फर्मी हुआ। इट मींस व्हाट? इट मींस बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा, मैंने पूछा आपसे कि अगर मान लो मेरे पास R क्या था, R0 ए की पावर 1/3। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने ये वाला सबसे लाइटेस्ट हुआ, ए का वैल्यू 1 है, 1 से तो कभी कम नहीं हो सकता, 0
जीरो तो हो नहीं सकता, 1 होगा, 1 2 3 4, तो लाइटेस्ट ये है। तो सबसे लाइटेस्ट वाले का भी जब मैंने रेडियस देखा तो वो आर नॉट के बराबर आ रहा है। मतलब आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, जो इसका रेडियस एक्चुअली में 1.2। इसी को अपन ने कांस्टेंट वैल्यू माना कि मिनिमम तो इतना होगा ही, इसके बाद जितना भी होगा वो डिपेंड करेगा ए की पावर 1/3 पे। ठीक है, 1.2 फर्मी, एफएम मतलब फर्मी। सबको क्लियर है ये? चलिए ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है हैवियर न्यूक्लियर आर बिगर इन साइज देन लाइटर। तो इस स्टेटमेंट को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैसे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 616, फ्लोरीन 919, बताओ इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है, बताओ। तो क्योंकि भाई आर कितना है, डायरेक्टली ए के है, जितना ए होगा उतना ही आर होगा, जितना ए होगा उतना ही आर होगा, जितना ए होगा उतना ही आर होगा ना। तो बताए ए किसका बड़ा है? सर इसका बड़ा है, ये है, ए बड़ा है इसका। दैट मीन्स क्योंकि ये मास भी होता है, मास नंबर होता है, तो हैवियर है। 19 बड़ा है, हैवी है, तो हैवियर मींस लार्जर ए वैल्यू, लार्जर ए वैल्यू मतलब ज्यादा रेडियस, तो हैवियर न्यूक्लियाई आर बिगर इन साइज देन स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो आई होप सो आप इस बात को भी, इस स्टेटमेंट को भी समझ रहे हैं। यस, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, ये अपन ने न्यूक्लियर साइज के बारे में समझा। अब मैं न्यूक्लियर के वॉल्यूम के बारे में समझता हूं। ठीक है, आइए जी। तो ये भी आसान है, न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन एज, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। आर ये वाला है, ये वाली रख देनी है बस। बात समझ आई? देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू रखा है, तो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब हो गया, और 1/3 और 3 ये पावर से कैंसिल आउट हो गया, ए बचा। तो इट मींस ये भी यहां से शो कर रहा है कि वी जो है वो डायरेक्टली किसके है जी, ए के। ठीक है, कैसे पता चला? देखो वी डायरेक्टली है आर के, आर डायरेक्टली है ए के, तो ये भी वॉल्यूम और ए क्या है, मास नंबर, ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली हो गए। सिंपल है। चलो जी, उसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी वो पूछ सकता है कई बार। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब सर डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, किसका मास? तो क्योंकि सर न्यूक्लियस का डेंसिटी देख रहा हूं, तो न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम अभी देखा अपन ने 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू में ए। ठीक है, सवाल उठता है ये कहां से आ गया, ये क्या चीज है? तो ये होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाता है, यस और नो? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाएगा। तो लेट सपोज मैंने कहा जी एक न्यूक्लियस का मास कितना है, m। ठीक है, अगेन मेरे पास अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाएगा, तो लेट सपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने लिखा ऑक्सीजन 816। मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे? एनीवन? हेलो, कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे? आप क्या बोलोगे सर 16? अबे यही होगा ना, ये 16 हो गया। ठीक है, ये अलग है अपना, ये कितना है जी 16। इट मींस 16 न्यूक्लियस है इसमें, या यूं कह ले 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन, ऐसे मान लो, है ना। न्यूक्लियस अलग वर्ड हो जाएगा, 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है ना। न्यूक्लियस वाला गलत बात है, आप ऐसा समझ लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, जिसको मैं ए बोलता हूं, है ना, ये 1A हो गया। ये एक ए हो गया, ए मतलब मास नंबर, है ना। तो अगर 16 होंगे तो कितने हो जाएंगे वो 16A। तो एक ए का मास कितना है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना है, m। तो 16A का मास कितना होगा, 16 इंटू एम। ऐसी अगर ए हुए तो a इंटू एम। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जितने भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उन सबका अगर मैं m मास लेता हूं, तो अब मास m है एक का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन का एक का मास m है। टोटल कितने हैं वो डिपेंड करता है इस पे, a पे, तो m इंटू ए अपॉन में वॉल्यूम। आई होप सो आप ये बात समझे होंगे। तो m इंटू ए अपॉन में वॉल्यूम लिखा हुआ है सब कुछ, देख m क्या है, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियॉन्स है मतलब कि ये न्यूक्लियॉन्स ही बताता है उसका एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कितना होता है, दोनों का सेम होता है। दैट शुड बी 1.66 इंटू 10 टू द पावर
-27। ये एवरेज मास से मेरा मतलब, देखो एवरेज कैसे लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब दो का मास, दो का मास ऐड कर रहा हूं ना, तो 2 से डिवाइड कर, टोटल नंबर से डिवाइड किया जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो ये ध्यान रखना, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, सो एज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आएगा आगे चल के, ये सेम होता है, इसका वैल्यू रखो यहां। तो मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं बाय 2। So 2 mass of proton by 2, this will cancel out, that should be mass of proton। और mass of proton कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। वही बात ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, कि इनका एवरेज मास किसके बराबर आएगा, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये प्लस करके दे रखा है, तो ये एवरेज दे रखा है इसका, बाय में 2 भी आएगा इसके, ठीक है। 2 कर लेना, लो 2 कर लो, यहाँ पे बाय में 2 भी कर लेना, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए से ए कट गया, ये बचेगा। अब मुझे बताओ, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, एम मास ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर नॉट का वैल्यू 1.2 फर्मी, ये भी कांस्टेंट है। तो बताओ डेंसिटी क्या होगा, सर डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, कितना होगा ये ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सर क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये हो ये हो ये हो, कोई सा भी हो, इन दोनों के लिए डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा न्यूक्लियस का। दैट इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑन ए, दैट मीन्स P remains same for all the atom, density remains same for all the atom। एक बार देख लीजिए आप, कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेटमेंट में इश्यू हो तो मुझे बता देना। बोलो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट इट सेंटर। ऑब्वियसली सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। अब जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा सेंटर से, तो यहां पे कम होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई, यहां से तो शुरू होने लग जाएगा, वो ऑर्बिट शुरू होने लग जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सर सेंटर पे पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज या डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर। चलो कोई बात नहीं, उतार लो, उतर जाए तो बता देना, मैं 1-2 क्वेश्चन लिख दूंगा ताकि आपको अच्छा लगने लग जाए। डन, आर यू रेडी गाइज? ओ गाइज, उतार रहे हो क्या? मास्टर, उतार लो उतार लो, जो नहीं दिख रहा होगा देख लेना जी, लिख देता हूं मैं। ये 10 टू द पावर -15 है। चलो जी, तो अब आपको पहली बात तो ये ध्यान रखने की, 1 मीटर में 10 की पावर 15 फर्मी होता है। इसको उल्टा करो, 1 फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, कोई सा भी एक याद कर लो, 1 मीटर वाला याद कर लो, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 मीटर में 10 की पावर 10 एम्स्ट्रॉम होता है, 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है, 1 मीटर में 10 की पावर 15 फर्मी होता है। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ जी, बोलिए जी। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, और वो दूसरी बात है दूसरी यूनिट, दैट इज बैरन। 1 बैरन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। बैरन यूनिट किसका होता है, तो आप इसके अलावा देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने,
अपन ने पढ़ लिया न्यूक्लियस का रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब उसका एरिया पढ़ना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैं लिखता हूं सिग्मा से, इंपॉर्टेंट है जी। तो एरिया क्या होता है, इसको सिग्मा बोला जाता है, दैट शुड बी पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, अभी जो लिखा आर नॉट ए की पावर 1/3, वैल्यू रखो पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब, क्योंकि ये एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए ये यूनिट है। तो इसको कई बार बैरन भी लिखा जाता है। वन बैरन इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलूं आगे, चलूं जी, चलो चलो, हाँ जी, डन। पहला सवाल, टाइम नहीं लगना चाहिए गुड्डू, ठीक है। दिसंबर का सवाल है, वो कह रहा है ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ। एरिया बताओ इन बैरन of the nucleus having A इक्वल टू 125 एंड आर नॉट कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 133, सॉरी 105, 1.54, 2.05, 2.54। आंसर करो जी फटाफट से। बैरन में बताना है आपको, ऑप्शन है चलो जी आंसर करो, शाबाश।
पहले का आंसर क्या होगा? एनीवन? यस, बी। सॉल्व किया सबने? अरे भाई सॉल्व करो। आर का वैल्यू निकालो पहले। ए कितना है? 125। आर नॉट कितना है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर इंटू ए कितना है? 125 की पावर 1/3। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर इंटू 5 आ जाएगा। 5 की क्यूब आ जाएगी ना, इंटू 1/3, तो 5 आ जाएगा। ये ओवरऑल आ जाएगा तुम्हारे पास 0.252 टू 10 टू द पावर -15। इसका वैल्यू ऊपर रखो। 3.14 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 15 का स्क्वायर, तो ये 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका जो भी वैल्यू होगा इंटू 10 टू द पावर -30। 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। दैट शुड बी barren। 1.48 आएगा। 1.54 आ रहा है सर। 1.33 आ रहा है सेकंड का। नहीं, गलत है। नैन्सी देखो ना, सेम ही तो है। पहले और दूसरे में फर्क क्या है? ए भी 105 है, फर्मी कितना है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15। सेम ही लेना है। ठीक है, स्क्वायर इसका भी आएगा ना, ये भी स्क्वायर में होगा। तो 49 इंटू में, रुको मैं सॉल्व कर देता हूँ एग्जैक्टली। 49 इंटू में 3.14, 1.53 समथिंग आ रहा है, तो इसका तो आ जाएगा ये वाला, और इसका भी 1.53 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड का 1 पॉइंट, देखो ना सेम है ना। ए कितना है? 125। ये भी 125 है। फर्क क्या है? इससे 4 या 6 नंबर का सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। ठीक है, पार्ट सी में आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है, और छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो आगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने न्यूक्लियस का रेडियस, वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी यूनिट्स, उस पे सवाल। सर सर 1.2 लेंगे ना? 1.2 लोगे तो कितना आएगा? रुको जरा 1 मिनट।
एक सेकेंड ना, 1.34 अगर आप 1.2 लोगे आ रहा है कि नहीं आंसर, कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं? बाकी चलो आगे, चलिए। सो हमने अभी न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत जाना। चलिए अब मैं आपको अगली चीज पे लेके चलता हूं, एंड दैट इज व्हाट, इसकी एक और यूनिट है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। ये वाली स्लाइड प्लीज ध्यान से सुनना। बस करो जी, बस करो, आ जाओ इधर आ जाओ। बस एक बार गो थ्रू कर लो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो चीजें, एक बार पढ़ लो। कह रहा था यूनिट इन विच एटम और न्यूक्लियर मासेस आर नोटेड इज कॉल्ड एज एएमयू। इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा बट आगे ध्यान रखना। 1 AMU का वैल्यू कितना है, तो देखो 1 AMU जिसको अपन कहते हैं 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, विच इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको याद नहीं करना है, ये सवाल में मेंशन होगा, ठीक है। ये दे रखा है केजी में, ये एएमयू में। एएमयू को केजी में बदलने के लिए मैंने यूनिट लिख दी है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻17 तो सॉरी 27 kg। तो एक बार स्लाइड देख लेना, बस इसमें वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। वैल्यूज अगर आई यूज करने को तो वो मेंशन होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। अब ध्यान रखना, मैं आपको स्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहा हूं। हमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी कि सर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में जानने से पहले मान लो, अगर मान ले कोई न्यूक्लियस रिएक्शन कर रहा है, हमें बोल दिया हमने कि सर ये न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है, अच्छा तो सर जब मान ले केमिकल रिएक्शन होता था तो बॉन्ड बनते थे, टूटते थे, एनर्जी रिक्वायर रिलीज होता था, एनर्जी रिलीज होता था, यस और नो। और अगर एनर्जी रिलीज होता था तो उसमें या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती थी या एंडोथर्मिक होती थी, पक्का। मतलब उसमें भी एनर्जी का चेंज होता था। किसी भी रिएक्शन को अगर हम करते थे केमिकल रिएक्शन में तो एनर्जी चेंज होता था, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती थी, एक्सोथर्मिक। बट वहां एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होने का कारण था बॉन्ड का टूटना या जुड़ना, यहां तो बॉन्ड ही नहीं है। अबे न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो बॉन्ड ही नहीं है, तो यहां पे जब रिएक्शन होगा तो यहां पे एनर्जी चेंजेस से मैं कैसे डील करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज जुड़ती है या टूटती है, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन में होगा तो एनर्जीज के तो चेंजेस होंगे ही। बट कैसे यहां पे मैं उस चेंजेस को अकाउंट करूंगा, तो उसी को डिफाइन किया गया बाय फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc²। एनर्जी मास कन्वर्जन, दैट मीन्स द आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन the energy are interconvertible, that is mass can be converted into energy and energy can be converted into mass from this equation। c क्या है, speed of light, e क्या है, energy, m क्या है, mass, c क्या है, speed of light। c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्लीज ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन क्या कहती है सर, एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, दैट मींस एनर्जी मास रिलेशनशिप इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू mc²। यहां पे होगा क्या कि सर हाँ एनर्जी तो चेंज होगा रिएक्शन में, रिएक्शन के ड्यूरेशन में एनर्जी चेंज होगा, बट वो चेंज किसके कारण होगा कि रिएक्शन में कई बार, ऑब्वियसली ना, रिएक्शन हो कैसे रहा है, देख U92 235, हेलो, तो ये मास में ही चेंज आ रहा है। अबे ए या तो टूट के बढ़ जा रहा है या टूट जा रहा है या जुड़ जा रहा है, मतलब घट जा रहा है या बढ़ जा रहा है। ए में ही चेंज आ रहा है, मास में ही चेंज आ रहा है, तो मास में चेंज आएगा तो एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन हो रहा है ना, तो मास में चेंज आ रहा है तो एनर्जी में चेंज आएगा ही। सो दैट इज व्हाट गिवन बाय दिस इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू mc²।
तो फिलहाल के लिए हमें इसको आगे चल के चर्चा में लाना है, बट मैं आपको यहां पे यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। आप यूनिट निकालने में अब चैंपियन है। यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं मास केजी में लेता हूं तो इसका यूनिट बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? अगर मान लो मास किस में है, केजी में। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 8, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैल्यू रख, तो केजी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज जूल। तो एनर्जी किस में आएगा, जूल में। कब? जब मैं स्पीड ऑफ लाइट रख रहा हूं सी। लेट सपोज अगर मैं मास एएमयू में रख दूं, तो जब मैं मास एएमयू में रखूंगा, रखो, तो एनर्जी कितना है, मान ले मैंने रखा एएमयू इनटू में सी का वैल्यू रखा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। एएमयू है, एएमयू में एज इट इज रहने दिया, इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एएमयू, 1 एएमयू किसके बराबर होता है, अभी पीछे लिखा था, 1 एएमयू बराबर होता है जी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैल्यू रखो यहाँ। तो सर क्योंकि केजी लाना पड़ेगा ना भाई, तभी जूल आएगा, ये यूनिट तभी बनेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 166 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जूल में बनेगा, साथ में ये भी वैल्यू बचेगा। अब इस वैल्यू को अगर एडजस्ट करूंगा तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला अगर मैं यहां पे 1 एएमयू लेता हूं, तो इसको जब मैं सॉल्व करते जाऊंगा, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट भी रखूंगा 3 इंटू 10⁻10, ये भी आएगा 1 एएमयू अगर मैं लेता हूं। बच्चों देखो, इसको और स्पेसिफिकली लिखूं तो अगर मैं 1 एएमयू लिख रहा हूं और यहां पे मैं स्पीड ऑफ लाइट रख रहा हूं 3 इंटू 10⁸, इस पूरे को सॉल्व करूंगा ना, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आएगा। फिर जूल को कन्वर्ट करूंगा किसमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूं मैं, बट मैं डायरेक्ट याद रखूंगा कि सर अगर मेरे पास 1 एएमयू हुआ और मेरे पास ये स्पीड हुई, तो मैं सिंपली लिख दूंगा जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ऊपर उसने लिखा भी हुआ है कि अगर 1 एएमयू है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो उसका एनर्जी कितना होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन बच्चों, डन। चलो आगे, बस ये ध्यान रखना है। देखो, मान लिया अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई मास है 1 एएमयू, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एनर्जी कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 931 पॉइंट, कई बार वो 5 भी लेता है, 931 भी लेता है, डिपेंडिंग अपॉन, हालांकि आपको तो उसमें आएगा, एमसीक्यू में आएगा, तो आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके चलना, उसके आसपास आएगा आंसर, तो वो टिका देना आप। अगर मैं कहता हूँ मास कितना है 2 एएमयू, तो कुछ नहीं करना, 1 एएमयू कितना है, तो 2 इंटू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो कहेगा 3 एएमयू, तो कुछ नहीं करना, 3 इंटू 931 एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसलिए बताया मैंने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है, तो देखना न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में क्या क्या चीजें देखनी है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर उसी के बेसिस पे अपन रिएक्शंस देखेंगे कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो जरा एक बार, कह रहा अमंग अबाउट 1500 नॉन न्यूक्लियस, अगर मेरे पास 1500 नॉन न्यूक्लियस है, तो उसमें से सिर्फ 260 ही स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे, है ना। दैट मीन्स कहा उसने इतने स्टेबल हैं, द अदर आर अनस्टेबल, दैट मीन्स दे डिके टू फॉर्म
द अदर न्यूक्लियस बाय एमिटिंग अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, है ना। दैट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मान ली मैंने लिखा x 92, कुछ भी रैंडमली लिख दिया, 100 कुछ भी लिख दिया, ले x 50 100, और मैंने कह दिया जी इसमें से y बन रहा है प्लस इसमें से अल्फा निकल चुका है 24, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो लिखी मैंने, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी अभी, ये रिएक्शन किस आधार पे लिखी, तो मैंने आपको पहले बताया सर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा होगा, जेड और ए। अबे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो बदल रहे हैं ना यार, प्रोटॉन बदलेगा तो ये भी बदलेगा, न्यूट्रॉन बदलेगा, प्रोटॉन बदलेगा तो ये पूरा बदलेगा, तो जेड और ए दोनों बदलेंगे। अब बदलेंगे कैसे, वो सवाल उठता है, बदलेंगे कैसे, तो बदलेंगे बाय एमिटिंग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एमिट करेंगे, या तो पार्टिकल ले लेंगे या पार्टिकल एमिट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देख, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने, तो x कितना है 50 100, इसमें से मान ले अल्फा निकल गया, तो बता अल्फा निकल गया मतलब इसमें से अल्फा निकला है, तो x जो 50 था, z 50 था, उस z 50 में से 2 निकल चुका है, तो बता कितना बचा होगा, बताओ कितना बचा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसको तोड़ के कुछ नया बन रहा है, तो तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने का मतलब सर जेड और ए में चेंज, जेड और ए में चेंज कैसे आएगा सर, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के रिलीजन से वो रिलीज होगा, या फिर वो लिया जा रहा है उसके आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से अल्फा निकल रहा है, तो बता वाई में जेड कितना होगा, सर जेड होगा 48, बता इसमें से अल्फा निकल रहा है तो यहां कितना होगा 96। ये सवाल है, ये सवाल है 4-4 नंबर के, वो ठीक है। अभी आऊंगा, इस पे आऊंगा, ठीक है, इस पे भी आऊंगा। ओके, तो वो वही कह रहा है कि सर जो अनस्टेबल हैं वो टूट जाते हैं, कैसे, बाय एमिटिंग अल्फा, यहां पे बीटा भी हो सकता है या गामा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्टिकल निकल रहा है। उसकी चर्चा अपन आगे चल के करेंगे, जिसको अपन कहेंगे डिके, और जिसको पढ़ेंगे अपन रेडियो एक्टिविटी में, वो नेक्स्ट अपना चर्चा का विषय होगा, अभी नहीं है, ठीक है, अभी जस्ट वो लिख रहा है वो, ठीक है। अगेन आगे कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय, कि हां सर जो अनस्टेबल है वही टूटेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफाइंड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज, पहला न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, n/z रेशो भी कहते हैं, या फिर n/p रेशो भी कहा जाता है इसको। इसके बेसिस पे कैसे होगा, आइए मैं आपको समझा देता हूं। लेट सपोज वी हैव अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि सर जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, वो डिपेंड करती है ऑब्वियसली किसी भी, अगर मान ले ऑक्सीजन लिखा मैंने 816, नाइट्रोजन लिखा 714, तो ये दोनों अलग हैं कि सेम है, सर अलग हैं। कैसे पता चला, सर दोनों में प्रोटॉन अलग हैं, दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस अलग हैं। तो यही बात बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इज गवर्न्ड बाय एंटायरली बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स अपीयर डिपेंड्स ऑन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आइए बताता हूं। देखो n/z वैल्यू, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो, अगर कोई लाइटर न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई है, अगर कोई हल्का है जिसका मास नंबर कम है, जिसका ए का वैल्यू कम है, लाइटर मींस जिसका ए का वैल्यू कम है, तो उनमें अगर n और z रेशियो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ रहा है तो दे आर मोस्ट स्टेबल। लाइटर न्यूक्लियाई में जिनका भी n/z रेशियो 1 के बराबर आ रहा है, दे आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, दैट इज n/z रेशियो अगर 1 के बराबर आ रहा है, दिस इज मोर स्टेबल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। हैवियर के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। वो तो था लाइटर के लिए, अब हैवियर के लिए क्या है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। हैवी न्यूक्लियाई के लिए, हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल ओनली व्हेन, लाइटर कब है, जब सर n/z रेशियो 1 के बराबर है। हैवियर कब होगा, जब मोर न्यूट्रॉन हो देन प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन ज्यादा हो, और ये भी एक हद तक ही, मतलब दस द हैवी न्यूक्लियाई आर न्यूट्रॉन रिच कंपेयर टू दैट ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो सेम था। हैवियर में क्या करना है सर, न्यूट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा।
दैट मीन्स फॉर हैवी न्यूक्लियाई मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों होना चाहिए, न्यूट्रॉन क्यों ज्यादा होने चाहिए, इसका कारण क्या है, फॉर हैवी न्यूक्लियाई मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ग्रेटर इज द रिपल्सिव फोर्सेस। अगर मान ले प्रोटॉन ज्यादा हुए, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। देयरफॉर इनके बीच के रिपल्शन को हटाने के लिए इनके बीच में मैं क्या लेके आऊंगा, एक न्यूट्रल स्पीशीज। तो इसीलिए मुझे न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। देयरफॉर मोर न्यूट्रॉन आर एडेड टू प्रोवाइड सम अट्रैक्टिव फोर्सेस नेसेसरी टू कीप द न्यूक्लियस स्टेबल। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं रिपल्शन हो रही है उसको घटा दूं, दैट मीन्स ओवरऑल मैं बैलेंस ही कर रहा हूं उस चीज को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट न्यूट्रॉन शुड बी मोर। हैवियर का मतलब क्या होता है, देखो हैवी का मतलब होता है ऑलरेडी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है। अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो सर जो प्रोटॉन है उनमें धक्का लग रहा होगा। अब इसी को दूर करने के लिए मैंने और न्यूट्रॉन्स अगर बढ़ा दिए तो ये धक्का कम हो जाएगा, ये रिपल्शन कम हो जाएगा, दैट बिकम्स मोर स्टेबल। बट इसमें भी, अभी मैं ग्राफ पे आऊंगा, इसमें भी सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली ना, एक हद तक मान ले अगर ये बढ़ता जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते जाएं, एक हद तक ही वो स्टेबल रहते हैं। दैट मींस Z ग्रेटर देन इक्वल टू 83। अगर 83 से बढ़ रहा है, दैट मींस बिस्मथ से अगर बढ़ रहा है, तो उससे ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे अनस्टेबल हैं। बिस्मथ 83, 209 से नीचे नीचे वाले सारे के सारे स्टेबल हैं। इसके ऊपर भी जो भी है वो अनस्टेबल रहेंगे, चाहे उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा ही क्यों ना हो, वो अनस्टेबल ही रहेंगे। ठीक है, देख, देयर इज नो स्टेबल न्यूक्लियस विद Z ग्रेटर देन 83। डन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस आपको बता दूं, वो ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। मतलब अब काम की बात ये है काम की बात क्या, कि सर जो बिस्मथ है, दिस इज द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। कई बार सवाल में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो बिस्मथ Bi हैविंग 83 and 209। ठीक है, अब ध्यान देना, कह रहा न्यूक्लियस अबव द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज एक्सेस न्यूट्रॉन। कहने का मतलब ये बच्चों देखो, N/Z रेशो देख रहे हैं या N/P रेशो कह ले, एक ही बात है। अगर ये 1 हुआ, अगेन अगर ये 1 ना हुआ तो होगा क्या सर, अगर N इक्वल टू 1 है, ये एक्चुअली में होना चाहिए था, ये एक्चुअली में N इक्वल टू Z वाला है, कि अगर ये प्रोटॉन है तो इतने न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है तो इतने न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है तो इतने न्यूट्रॉन। ये है जी आपका N/Z इक्वल टू, या N/Z रेशो है। अब वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस हो जाए तो उसको स्टेबल करने के लिए, देख क्या कह रहा है, न्यूक्लियस अबव द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब जो स्टेबल नहीं है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा हो, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बस सिंपल सा है इसका तरीका। N इक्वल टू Z है, या इसको लिख ले N/Z, इस Z को नीचे लाएगा, दैट शुड बी 1। N/Z 1 होना चाहिए। अगर जिसमें भी एक्सेस है तो वो घट के दूसरे में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने जैसे इस केस में लिखा कि न्यूट्रॉन बाय Z रेशो या न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो में ये जो न्यूट्रॉन है ये बड़ा है, तो N/Z रेशो ग्रेटर हुआ। अब न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये ग्रेटर हुआ, दैट मींस N इज ग्रेटर देन P। तो ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको एक के पास लाना पड़ेगा, क्लोजर टू 1, क्लोजर टू 1, क्लोजर टू 1। कैसे लाऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे लाऊंगा। दिस इज अनस्टेबल,
टू मेक इट स्टेबल क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? न्यूट्रॉन बढ़ाऊं या प्रोटॉन बढ़ाऊं? एक के बराबर करने के लिए क्या करूं? न्यूट्रॉन बढ़ाऊं या प्रोटॉन बढ़ाऊं? जल्दी बोलो। न्यूट्रॉन बढ़ाऊं कि प्रोटॉन बढ़ाऊं? न्यूट्रॉन कम करके, तो न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी ज्यादा है ही, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उसको कम करूं और साथ में कम करके किस में कन्वर्ट करूं? प्रोटॉन में। डन? सबको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो गए हो, निकल गए हो? बोलो। अबे भाई n/z रेशियो 1 के बराबर वो स्टेबल है, तो मान ले अगर कोई अनस्टेबल है जिसमें n और p का रेशियो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कैसे हो सकता है सर? जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो प्रोटॉन, सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, n ग्रेटर है p से, तो मुझे इसको स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करूंगा सर? जो न्यूट्रॉन है उसको कम करो, प्रोटॉन को बढ़ाओ। ऐसा कब होगा? बीटा नेगेटिव एमिशन से, थ्रू बीटा नेगेटिव एमिशन। वो कह रहा है इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर, या फिर इसी को कह ले इंक्रीजेस प्रोटॉन, एक ही बात है, एंड डिक्रीजेस द न्यूट्रॉन नंबर, लिखा हुआ है ऊपर। उससे होगा क्या? ये जो n/z रेशियो बढ़ा था ये घट जाएगा, घट जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये बढ़ाएं कैसे, न्यूट्रॉन को घटाएं कैसे? तो उसी के लिए एक बीटा नेगेटिव एमिशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। कैसे सर? जो न्यूट्रॉन है वो इस तरीके से टूटता है, देखो जो न्यूट्रॉन है वो इस तरीके से टूटता है। कैसे सर? जो न्यूट्रॉन है वो टूटता है प्रोटॉन में, प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट करता है। ये याद रखना है आपको। कैसे? जो भी न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहा है? बीटा नेगेटिव एमिशन। देख कैसे कर सकते हैं? थ्रू बीटा नेगेटिव एमिशन। इंपॉर्टेंट है जी, सवाल आ सकता है, ये ध्यान रखना। बीटा नेगेटिव एमिशन से कर सकते हैं हम। तो बीटा नेगेटिव एमिशन करेगा तो ये आएगा। मान ले उसका उल्टा कि सर हाँ अगर ये न्यूट्रॉन है तो ये टूट रहा है और साथ में प्रोटॉन बन रहा है, तो ये कम हो रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, तो n/p रेशो डिक्रीज होगा, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड n/z रेशो 1 के पास। डन? पहला बिंदु सबको क्लियर हुआ ये वाला। अब दूसरे पे आता हूं। मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के नीचे है, मतलब जिसमें n/z रेशो लेस देन 1 है। लाइन ऑफ स्टेबिलिटी ये है, इसके नीचे है, n/p रेशो 1 से कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर? कम का मतलब ऑब्वियसली ना 5/10, 7/8। तो न्यूमिनेटर अगर बढ़ा है तो ओवरऑल वैल्यू 1 से कम होगी। तो सर इसमें सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो 1 से कम होगी, तो डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब n कम है, p बड़ा है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? प्रोटॉन कम करने पड़ेंगे, न्यूट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। हे भगवान, अरे बोलो। तो वही लिखा हुआ है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? बीटा पॉजिटिव एमिशन से। बीटा पॉजिटिव एमिशन से होगा क्या? बीटा पॉजिटिव एमिशन, देखो आओ बीटा पॉजिटिव एमिशन में करके दिखाता हूं। देखो जी, तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये टूटेगा किस में? न्यूट्रॉन में, प्लस बीटा पॉजिटिव एमिशन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। नो नो नो, अल्फा डीके से नहीं भाई। अल्फा डीके से कैसे हो जाएगा? देखो आप देखो, नेट सेम रहना चाहिए जेड, क्योंकि ये सारा जेड कहां से क्रिएट हुआ होगा? ये जो नीचे जेड है ये कहां से क्रिएट हुआ होगा सर? यहीं से टूट के बना होगा ना, ये जेड होगा, ये इसका ए होगा। अब मान के चलो ना, तो ये टूट के कहां से बना होगा सर? यहीं से बना होगा। तो अगर नीचे 0 है तो देख 1 - 1, ये कट के 0 ही होगा तो 0 है। ऊपर 1 होना चाहिए, 1 है तो देख यहां पे 1 है, यहां 0 0 होता है। ठीक है, सेम ऐसी देख, यहां 1 है तो नीचे ऐड करेगा 1 आएगा, ऊपर 1 है तो ऊपर ऐड करेगा तो 1 ही आएगा। तो ये होता है बीटा पॉजिटिव एमिशन। इससे होगा क्या सर? प्रोटॉन टूटेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा। तो जो n/p रेशो था 1 से कम, वो अब n/p रेशो इंक्रीज करने लग जाएगा और वो n/p रेशो 1 के बराबर होने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सवाल ऐसे आएगा कि अगर बीटा एमिशन हो रहा है
तो n बाय जेड रेशियो डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर बीटा एमिशन से प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन बनेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये ओवरऑल वैल्यू घटेगा। बीटा एमिशन से, बीटा पॉजिटिव एमिशन से न्यूट्रॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं तो सर न्यूमिरेटर बढ़ेगा, न्यूमिरेटर बढ़ेगा तो n बाय जेड रेशियो इंक्रीज करेगा। बस यही सवाल आ सकता है। ओ ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं ना इसको ना याद करवाता हूं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई मामला गड़बड़ है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, आपको याद रहेगा कि व्हेन x अंडरगो बीटा पॉजिटिव एमिशन टू फॉर्म y। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, कोई भी बीटा पॉजिटिव मतलब पार्टिकल बीटा पॉजिटिव हो या बीटा नेगेटिव एमिट क्यों करेगा? बता, एक्स बीटा पॉजिटिव क्यों एमिट करेगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल। एक्स क्यों एमिट करेगा? वाई बनाने के लिए क्यों एमिट करेगा? वाई क्यों बनाएगा? एक्स वाई क्यों बनाएगा? बताओ, एक्स वाई में क्यों जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्टेबल होने के लिए, यस, स्टेबल होने के लिए। मतलब एक्स अनस्टेबल था, इसको स्टेबल होना है। एक्स क्या था? अनस्टेबल। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। चलो ठीक है, व्हेन एक्स अंडरगो बीटा पॉजिटिव एमिशन टू फॉर्म वाई, देन द अनस्टेबिलिटी ऑफ एक्स इज ड्यू टू, सवाल समझते चलना, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। एन बाय जेड 1 था, एन बाय जेड लेस देन 1 था, एन बाय जेड ग्रेटर देन 1 था, नोटा। आराम से सोच समझ के आंसर करना। कह रहा है व्हेन एक्स अंडरगो बीटा पॉजिटिव एमिशन टू फॉर्म वाई, देन द अनस्टेबिलिटी, ये ऐसा क्यों किया है एक्स ने? क्योंकि एक्स अनस्टेबल था। अनस्टेबल क्यों था जरा ये बताओ। तो बीटा एमिशन, बीटा पॉजिटिव एमिशन से न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। न्यूट्रॉन बढ़ने का मतलब सर न्यूट्रॉन क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि सर मुझे एन बाय जेड रेशो बढ़ाना था, तो पहले कम होगा, पहले कम होगा। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश नैन्सी, वेरी गुड। पायल वेरी गुड, दीपक, रितिका वेरी गुड, वेरी गुड। अबे भाई एन बाय जेड रेशो बढ़ाना है ना, पहले मुझे एन बाय जेड रेशो बढ़ाना पड़ेगा। बीटा एमिशन से एन बाय जेड रेशो बढ़ेगा तो पहले क्या होगा? कम होगा। अबे बढ़ के तो स्टेबल हो जाएगा ना वो। तो मैंने पूछा अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि सर पहले कम था, हमने बढ़ाया तब वो स्टेबल हुआ। बढ़ाया कैसे? बीटा एमिशन से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, सेम ऐसे ही सवाल, और सेम यही ऑप्शन। ठीक है, जरा बताना। देन द स्टेबिलिटी ऑफ वाई इज ड्यू टू, अगर बीटा एमिशन हो रहा है वाई स्टेबल हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर बीटा एमिशन का मतलब होता है, यही ध्यान रखना, बीटा एमिशन का मतलब होता है कि सर जो प्रोटॉन है ना वो टूट के न्यूट्रॉन बना रहा है, प्लस एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट कर रहा है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो एन बाय जेड रेशियो बढ़ रहा होगा, तो पहले कम होगा ना यार, पहले कम होगा। मतलब जो पहले था वो कम था, अनस्टेबल था बिकॉज ऑफ एन बाय जेड रेशियो कम।
बाद में वो वाई में क्यों बदला, बीटा एमिशन क्यों किया उसने, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता था। स्टेबल कैसे होगा, बाय एन बाय जेड रेशो ग्रेटर देन 1। हमें ऑप्शन ऑप्शन मैंने थोड़ा सा मैंने थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूं ना, मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। एन बाय जेड रेशो इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, अब बताओ, अब बता पाओगे आप? एग्जैक्टली एक के पास नहीं, उसके अप्रोचिंग में कर रहा हूं मैं, तो अब मुझे बताना जरा इसका। अब ऑप्शन सही लगेगा आपको। अब ऑप्शन बताओ। द स्टेबिलिटी ऑफ वाई इज ड्यू टू, बताओ वाई क्यों स्टेबल है? क्योंकि सर उस केस में एन बाय जेड रेशो पहले कम था, अब वो बढ़ेगा। बढ़ाना है भाई, बढ़ाना है। कम क्यों था, कम कैसे पता चला? कम था ये कैसे पता चला? क्योंकि सर बीटा एमिशन कर रहे हैं, बीटा में सर न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि सर न्यूट्रॉन कम होगा, और अगर न्यूट्रॉन कम है तो ये एन बाय जेड रेशो कम होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी। कम होगी तो ये अनस्टेबल था। ये एमिट करके उसको बढ़ा रहा है न्यूट्रॉन को, दैट मींस स्टेबल होना चाहता है बाय इंक्रीजिंग एन बाय जेड रेशो। फंडा समझ रहे हो ना? है ये कंफ्यूजिंग, ध्यान रखना। अभी तो आंसर कर रहे हो, 2 दिन बाद पूछूंगा तो भैया ऊपर से जाएगा, ध्यान रखना इसका। इसीलिए ये लिखित में लगा रखा है मैंने, ये लिखित में लगा रखा है ये, इसीलिए, ठीक है। मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक्स है, अंडरगो बीटा नेगेटिव एमिशन टू फॉर्म वाई, देन वाई इज स्टेबल बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, बी, आंसर करो जी फटाक से। तो बीटा एमिशन का मतलब सर प्रोटॉन को बढ़ाना। प्रोटॉन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया सर? प्रोटॉन बढ़ाने का मतलब है कि ये वैल्यू पहले कम था, सॉरी पहले ज्यादा था। प्रोटॉन बढ़ाने का मतलब ये हो ना, एन बाय जेड है, या फिर इसको एन बाय पी कह लो। प्रोटॉन बढ़ाने का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू पहले कम था, सॉरी पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा था। प्रोटॉन मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, ये वैल्यू घटेगा, तो इसको कम करना है, तभी ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो पहले का आइडिया लगना चाहिए। अगर मैं यहां पे एक्स लिख देता, एक्स इज अनस्टेबल, वाई बिकॉज ऑफ लेस वैल्यू ऑफ एन बाई पी रेशो, सॉरी ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन बाई पी रेशो। मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूं भाई। ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन बाई पी रेशो, पहले ग्रेटर था। आइडिया सारा यहां से लगेगा। बीटा नेगेटिव एमिशन मतलब कि प्रोटॉन बन रहे हैं, प्रोटॉन बन रहे हैं मतलब कि हम इस पूरे को कम करना चाहते हैं। कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ज्यादा होगा तो जय माता दी। ओके चल हूं आगे, चल 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 मास्टर आगे चल। उसके बाद जी दूसरा है, दूसरा जो है वो है दूसरा फैक्टर दैट शुड बी इवन एंड ऑड वैल्यू। तो ये ऊपर क्या क्या लिखा है, इसको आसान करके नीचे लिख देता हूं। अगर z मतलब प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर दोनों ही इवन हुए, एक इवन हुआ एक ऑड हुआ, एक ऑड हुआ एक इवन हुआ, या दोनों ही ऑड हुए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे जी? जो इवन इवन वाला है दैट इज द मोस्ट स्टेबल, जो ऑड ऑड वाला है वो लीस्ट स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। तो ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा।
ये दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है, इसीलिए दोनों को लिख रहा हूँ एक साथ। तो ये है और फिर ये, यही ऊपर लिखा हुआ है। ओके सर, आप कंफ्यूज मत हो वरना हमारी विकेट गिर जाएगी। अरे भाई चल चल, नहीं हो रहा। अंपायर मैं ही हूँ, मैं नॉट आउट दे दूंगा, चिंता मत करो। उठो महारथियों, उठो। सोने का समय नहीं है ये युद्ध करने का समय है। युद्ध करो, युद्ध, जागो। तुम्हें बहुत कुछ पाना है, तुम्हें बहुत कुछ पाना है, सोचो तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो सब तुम्हें पाना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगली चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करें तो बेहतर है, आज की क्लास के लिए काफ़ी है इतना। ऑड ऑड अनस्टेबल, यस, सबसे लीस्ट स्टेबल है अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल लिख लो, बेस्ट है। समापिका जी अनस्टेबल लिख लो, ये भी बेस्ट है। ये लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल या फिर अनस्टेबल लिख लो, ठीक है। तो आई होप सो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ कुछ बातें समझ आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो मुझे बता सकते हो आप। आ रही हैं? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो नेता बनोगे, ध्यान रखना। जो नहीं पढ़ता है वो क्या बनता है देश में? नेता। अगर तो पॉलिटिक्स में जाना है फिर तो रहने ही दो। DPP 3 का रितिका जी, मैंने बोला ना, मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया करो यार। हैं, घर से लेने आऊं क्या? भेज दिया करो ना यार। अब मैं कैसे देखूं DPP 3 खोल के 14 नंबर क्वेश्चन कैसे चेक करूं मैं, बताओ तो। सर युद्ध करने का, भाई शस्त्र को तो तैयार करो, तभी युद्ध करोगे ना यार। सर इसका रीजन क्या है? ऑड ऑड अनस्टेबल है, ये ऑब्जर्वेशंस है जो न्यूक्लियर है ना, रेडियो एक्टिव डिके के बेसिस पे। नैन्सी, इसका रीजन क्या है? नैन्सी ने अच्छा सवाल पूछा। नैन्सी कह रही है जी सर इवन इवन को हम स्टेबल क्यों माने भाई? है, तूने लिख दिया तो हम कैसे मान ले? तूने इसको ऑड क्यों लिखा? तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने बहुत सारे जब न्यूक्लियाई लिए तो उनमें ऐसे न्यूक्लियाई जो ऑड ऑड शो कर रहे थे वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल थे, जल्दी टूट जा रहे थे, उनका N/Z रेशो अलग था। और साथ में जो हमने इवन इवन देखे वो लेट टूट रहे थे या टूट ही नहीं रहे थे, ऑलमोस्ट नॉन डिकेबल थे, ये डिके हो जा रहे थे। उस आधार पे अपन ने फिर एक जनरलाइजेशन बनाया कि इवन इवन वाले मोस्ट स्टेबल हैं, इवन ऑड ऑड इवन वाले लेस स्टेबल हैं, और ऑड ऑड वाले लीस्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके जी। कल हमारी क्लास है स्पेक्ट्रा की, क्या आपको याद है? स्पेक्ट्रा होगा या सॉलिड होगा? बोल देता हूं एक बार, स्पेक्ट्रा ही करना है ना भाई, बोलो। स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है ना तुम्हें? बोलते क्यों नहीं हो? हम्म 2 बजे होगी, चिंता मत करो, मेरे ही टाइमिंग पे होगी, ठीक है। या मे भी शायद सर की क्लास ना हो, देख लेंगे एक बार। 2 बजे होगी यार, ठीक है।
चले? चले? पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लेना, कल फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय। बाय गाइस।